So today we will work on relationship of delta H and delta U. आपकी बुक में सिर्फ दो ही रिलेशनशिप दिए, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, या डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT। इसके अलावा आपको कुछ नहीं दिया। लेकिन जब पेपर में क्वेश्चन आते हैं बेटा, वो इससे काफी डिफरेंट होते हैं। ठीक, तो कई सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आराम से नहीं होते इस तरह से। ठीक, तो चलिए मैं आपको सारे तरह के क्वेश्चन करवाने की कोशिश करता हूं, इसका एक एक टाइप बताने की कोशिश करता हूं, एंड हाउ यू लोकेट दैट टाइप वो भी समझाने की कोशिश करता हूं। देखो बेटा, सबसे पहले हम कुछ रिलेशंस की बात करते हैं। रिलेशंस बिटवीन डेल्टा एच। बेटा हम ये जानते हैं डेल्टा एच को आप हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर भी बोलते हो। तो मैं ब्रैकेट में इसको QP लिख देता हूं, जैसे कि परसों मैंने समझाया था ये। ठीक, एंड डेल्टा U, और डेल्टा U को हम क्या बोलते हैं? QV बोलते हैं। ठीक है बच्चे, नाउ सी द फर्स्ट रिलेशनशिप जब हमने डिराइव किया तो फर्स्ट रिलेशनशिप हमारे पास आता है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P2V2 माइनस P1V1। जब हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम कोई भी चीज कांस्टेंट ना हो, ना प्रेशर वॉल्यूम, ना प्रेशर कांस्टेंट हो, ना वॉल्यूम कांस्टेंट हो, ना टेम्परेचर कांस्टेंट हो, ऐसे केस में हम पहला रिलेशनशिप ये डिराइव करते हैं। ठीक है, बारी बारी पहले रिलेशन देख लो, फिर इस पे एक एक करके क्वेश्चन करेंगे। दूसरी बात, इसी में आगे दो बातें हो सकती हैं। मान लो अगर हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा, इफ प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट and volume is changing, and volume is changing। जब प्रेशर कांस्टेंट है और आप वॉल्यूम का चेंज करते हो तो बेटे हमारे पास डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V लगाया जाता है। पर मैंने ये क्लियर किया था कि बेटा हम गैसेस के केस में इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? गैसेस के केस में अगर हम क्लोज्ड वेसल लेते हैं तो उसका डेल्टा V 0 होता है, तो वो ये रिलेशनशिप अप्लाई नहीं हुआ, डेल्टा H डेल्टा U के बराबर हो गया। और अगर हम ओपन वेसल में लेते हैं और गैसेस इन्वॉल्व होती हैं तो डेल्टा V इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि फाइनल वॉल्यूम विल नॉट बी नोन। तो इसलिए ये सिर्फ तब लगाते हैं व्हेन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स और लिक्विड्स आर इन्वॉल्व्ड। ठीक, जब सॉलिड्स और लिक्विड ही सिर्फ इन्वॉल्व होते हो तो ये रिलेशनशिप लगाया जाता है। तीसरा रिलेशनशिप यहां से देखिएगा बेटा, तीसरा रिलेशनशिप क्या हो सकता है? मान लो इफ वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट, प्रेशर इज चेंजिंग। इफ वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट एंड प्रेशर इज चेंजिंग, हो सकता है हमने वॉल्यूम को, मतलब एक क्लोज वेसल ले लिया, वॉल्यूम हमने कांस्टेंट रख दिया, लेकिन क्या हो, हम टेम्परेचर बढ़ाई जा रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ा रहे तो उससे प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो प्रेशर का चेंज आएगा। तो ऐसे केस में इसी रिलेशनशिप को लें तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस V डेल्टा P, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट है, डेल्टा P आ गया। चौथा रिलेशनशिप जो कि हमने डिराइव किया था पूरी तरह से बेटा, चौथा रिलेशनशिप क्या था? डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT। ये हमने पूरा डिराइव करके देखा था पिछली बार। ठीक, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते थे, QP इज इक्वल टू QV प्लस डेल्टा NG/RT। अब मैं तुम्हें बारी बारी इस पे सब पे क्वेश्चन बताऊंगा और उसकी छोटी छोटी पिक्युलैरिटीज जहां पे लोग गलत करेंगे, लेकिन आप मेरे बच्चे कभी गलत नहीं करेंगे क्योंकि आपको ये मैं बता के रखूंगा। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको लिखवाता हूं। ठीक, क्वेश्चन को समझिएगा और उसको लिखिएगा। क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन दिया, 1 मोल ऑफ अ नॉन आइडियल गैस
क्वेश्चन दिया है 1 मोल ऑफ अ नॉन आइडियल गैस, 1 mole of a non-ideal gas undergoes a change of state, undergoes a change of state. कहां से बोला? रिएक्टेंट्स जो थे उसका प्रेशर हमने लिया 6 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम लिया 3 लीटर और बेटा टेम्परेचर लिया 95 केल्विन, एंड इट इज गिविंग अस प्रोडक्ट्स जिसमें प्रेशर 4 एटमॉस्फेयर है बेटा, वॉल्यूम 5 लीटर है बच्चों, और 245 केल्विन टेम्परेचर है। इसमें बोला व्हेन डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी चेंज इज 30 लीटर एटमॉस्फेयर, 30 लीटर एटमॉस्फेयर, find the change in enthalpy in joules। देखो बच्चे, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को समझिएगा। हमारे पास आप देख रहे हो प्रेशर भी चेंज हो रहा है और वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, तो हमें यहां से पता चल जाता है कौन से वाला रिलेशनशिप हम अप्लाई करेंगे। बोलो कौन से वाला करेंगे, है ना? ये क्योंकि मैंने तुम्हें बता दिया, अगर मैंने ये तुम्हें नहीं बताया होता तो तुम जिंदगी भर ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते थे, ठीक? क्योंकि आपके दिमाग में आना ही नहीं था। अगर आप लिखते डेल्टा एच इक्वल डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, क्या कभी जिंदगी में सोच सकते हो कि ऐसा क्वेश्चन भी बनेगा? दिस क्वेश्चन हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशंस, ठीक? तो अब हमें अच्छे से पता है कि इसमें रिलेशनशिप लगने वाला डेल्टा यू, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस P2V2 माइनस P1V1, इजंट इट? क्योंकि बेटे टेम्परेचर का भी चेंज हो रहा है ना, तो अगर हम वॉल्यूम और प्रेशर का चेंज ले लेंगे, टेम्परेचर इज ऑलरेडी इंक्लूडेड, क्योंकि PV इज इक्वल टू nRT, तो PV के चेंज के अंदर ही टेम्परेचर का चेंज इंक्लूडेड है। यहां तो आप कल्ला टेम्परेचर का चेंज लेते विद नंबर ऑफ मोल चेंज, ठीक, और यहां फिर आप PV का चेंज लेते, नंबर ऑफ मोल दिए नहीं थे तो हम NT का चेंज नहीं ले सकते थे, हमने किसका ले लिया? PV का, ठीक? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है हमारे को, वेरी इजी है ना? करवाना किससे कभी पता चल जाएगा कितना इजी। सो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, डेल्टा यू कितना दिया है? 30 लीटर एटमॉस्फेयर प्लस प्रेशर कितना हमारे पास? P2 4, वॉल्यूम कितनी है? 5, और ये भी लीटर एटमॉस्फेयर में है, तो अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लीटर एटमॉस्फेयर में ही चाहिए था हमारे को, ठीक? और माइनस यहां पे क्या आएगा? 6 इंटू 3, ठीक? तो डेल्टा एच की वैल्यू आ गई 30 लीटर एटमॉस्फेयर प्लस कितना है यहां पे? 20 माइनस 18, तो डेल्टा एच आ गया 32 लीटर एटमॉस्फेयर। नाउ कैन यू चेंज इट इनटू द जूल्स? लीटर एटमॉस्फेयर को जूल में चेंज करने के लिए क्या करना होगा? मल्टीप्लाइड बाय 101.325, ठीक? So this gives you answer. Was that a difficult question? It is a very easy question. तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके पास आए कि आपको वॉल्यूम का भी चेंज दे दिया गया हो, प्रेशर का भी चेंज दे दिया गया हो, तो आप एक्सप्रेशन कौन सा लगाओगे यहां पे? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस P2V2 माइनस P1V1, दिस फर्स्ट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन। बोलो क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं बेटा, ठीक? हाँ जी, गैस का मोल इन्वॉल्व, हाँ जी तो फिर डेल्टा एनजीआरटी। बेटा डेल्टा एनजीआरटी हम तब लगा सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल दिए हो, कोई इक्वेशन दी गई हो। क्या यहां पे कोई इक्वेशन दी थी हमारे पास? डेल्टा एनजी कैसे निकालोगे बेटा, ठीक है ना? तो हमने जब प्रेशर और वॉल्यूम का चेंज कर दिया तो हम इसको लगा सकते हैं, ठीक? अगला देखिए क्वेश्चन बेटा, जरा क्वेश्चन लिखेंगे नेक्स्ट। हमें बोला द इंटरनल एनर्जी चेंज इन कन्वर्जन ऑफ, क्वेश्चन है
the internal energy change, that is delta U, in conversion of 1 mole of calcite form of calcium carbonate, 1 mole of calcite form of calcium carbonate to aragonite form of calcium carbonate is 0.21 kilojoules. Calculate enthalpy change delta H when pressure is equal to 1 atmosphere, given that densities of solids are 2.71 gram per centimeter cube and 2.93 gram per centimeter cube respectively. सी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन देख रहे हो? अल्लाह पल्ला समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, अब सबसे पहली बात यहां पे क्या है कि कैल्शियम कार्बोनेट का हमने ट्रांजिशन दिया है फ्रॉम कैल्साइट फॉर्म, कैल्साइट इज सॉलिड, टू दैट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट aragonite form. Aragonite is also solid form. तो सॉलिड से सॉलिड का चेंज दिया है। क्या नंबर ऑफ मोल चेंज हुए हैं और सॉलिड इन्वॉल्व हो रहे हैं? प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर कांस्टेंट है ना, पर डेंसिटीज चेंज हो रही हैं। डेंसिटी चेंज होगी तो वॉल्यूम चेंज होगा। कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहोगे? डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, है ना बच्चा लोग? अब यहां से देखते जाना धीरे धीरे आराम से। अब डेल्टा H निकालना है तो डेल्टा U हमारे को दिया है 0.21 किलो जूल प्लस प्रेशर हमें दिया है 1 एटमॉस्फेयर। क्या हमें वॉल्यूम दिया है? वॉल्यूम नहीं दिया है, पर हम ये जानते हैं कि डेंसिटी जो होती है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा? मास अपॉन डेंसिटी। पर प्रॉब्लम है क्या हमारे को मास दिया है? 1 मोल दिया है। वेरी नाइस। 1 मोल इज इक्वल टू द मोलर मास। और कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना होगा? 100। ठीक, तो यहां पे आया 100 डिवाइडेड बाय V2 यानी ये, इसका डेंसिटी क्या आएगा? दिस वन, दैट इज 2.93। ठीक है जी। इससे माइनस क्या करेंगे हम लोग? 100 कितना आएगा? 2.71। ठीक है बच्चों, पर खास बात देखो, यहां हमने प्रेशर इसमें लिया, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में आया यार। हमें वॉल्यूम किस में चाहिए? लीटर में चाहिए ना बेटा। तो लीटर में चाहिए तो इसको भी हम इंटू 10⁻³ लिख सकते थे, या फिर हम इसको निकाल के डिवाइडेड बाय 1000 कर सकते थे भाई। हाँ जी, यानी इस वॉल्यूम चेंज को डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मिलीलीटर, यानी सेंटीमीटर क्यूब का क्या बन जाएगा? लीटर। एक बात ये हमने चेंज किया। दूसरी बात ये लीटर एटमॉस्फेयर हो गया। आप लीटर एटमॉस्फेयर को जूल में कन्वर्ट करना होगा, तो 101.325 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन ये वैल्यू हम किस में यूज कर रहे हैं?
किलो जूल में, और यहां किस में निकाला, जूल में, तो जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1000 एक बार और कर दिया। अब इस कैलकुलेशन को सॉल्व करो, डेल्टा एच इजीली बाहर। आप चाहो इसको अलग अलग से कर सकते थे ना, मैंने एक ही जगह पे कर दिया। आप पहले V2 निकाल लो, ठीक, V2 कैसे निकालोगे, 100 डिवाइड बाय 2.93, और फिर उसको डिवाइड बाय क्या कर दोगे, 1000, तो लीटर में आ जाएगा। ठीक, ऐसे V1 निकाल लो, ठीक, उसको भी डिवाइड बाय 1000, अलग अलग निकाल के, अलग अलग यहां पुट करके, ठीक है जी, लीटर में पुट करके, फिर उसको जूल में कन्वर्ट करके, पहले पी डेल्टा भी निकाल करके फिर उसमें ऐड कर देना यार, यू कैन डू दैट। बोलो क्लियर। तो मैंने एक ही स्टेप पे कर दिया, तो आपको ये भी समझ में आया, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीएलटी लगा, डेल्टा यू प्लस डेल्टा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा भी लगा कहां, ये समझ में आया। क्या इसमें कोई गैस के मोल थे, नहीं थे, ठीक है। तो बेटा ये हो गया क्लियर, इसमें कोई दिक्कत। तो जब सॉलिड से सॉलिड कन्वर्जन होती है, या सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड, तो प्रेशर अगर कांस्टेंट और वॉल्यूम चेंजिंग हो तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो दूसरा हमने इस को एक्सप्लोर कर लिया कि ये कहां लगेगा, कैसे लगेगा, क्यों लगेगा। बोलो कर लोगे इस क्वेश्चन को भी, ठीक। ये सारे क्वेश्चन किससे करवा लेना भाई एक बार, है ना, पता तो चल जाए हम कहाँ हैं। ठीक, बोलते सर का सिलेबस पीछे चलता है, अरे यार ओके। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखते हैं बच्चों। वही यार फिर से बंद हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखेंगे बेटा, यार देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहता है फॉर अ रिएक्शन, फॉर अ रिएक्शन, फॉर अ रिएक्शन, टू कार्बन मोनोऑक्साइड्स plus that of which is gaseous, oxygen which is gaseous, giving us two carbon dioxide which is gaseous. Delta H for reaction is minus 560 किलोजूल। ठीक है जी, आपको बोला है द मिक्सचर इज टेकन इन अ कंटेनर, द मिक्सचर is taken in container, mixture, reactant mixture, reacting mixture is taken in a container, container of 1 liter, 1 liter. The gas deviates, the gas deviates appreciably, appreciably from ideal behavior, from ideal behavior, if pressure, pressure of reacting of the vessel, of the vessel changes from 70 to 40 atmosphere. Find the magnitude of delta U, find the magnitude of delta U, find the magnitude of delta U at 500 Kelvin.
ठीक, नाउ सी व्हाट इज देयर इन दिस क्वेश्चन। हमने मिक्सचर को किसमें लिया है, 1 लीटर वेसल में, मतलब वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट बट प्रेशर इज चेंजिंग। नाउ वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट, प्रेशर इज चेंजिंग, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वी डेल्टा पी। समझ में आई बेटा बात? अब यहां पे डेल्टा एच हमें दे रखा है, कितना दे रखा है भाई? -560 किलो जूल। हमें डेल्टा यू निकालना है, प्लस वॉल्यूम कितना दिया है? 1 लीटर। प्रेशर कितना दिया है? 40 माइनस 70, है ना जी? 40 माइनस, क्योंकि इनिशियल प्रेशर इज दिस एंड फाइनल इज दिस। P2 माइनस P1 करोगे ना भाई, तो 40 माइनस 70 इंटू 101.325 to change it into the joules, but here we need kilojoule, so divided by 1000. Now can you solve it for delta u? तो हमने एक ऐसा इक्वेशन भी, कोई ऐसा क्वेश्चन भी कर लिया, बड़े ढूंढ ढूंढ के लाया हूं भाई, ठीक, कि डेल्टा एच जो है डेल्टा यू प्लस वी डेल्टा पी भी हम यूज करते हैं अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, प्रेशर का चेंज होता है। बोलो क्लियर? हाँ जी जनाब, हाँ जी। देखो बेटा, डेल्टा एनजीआरटी हम तब कर सकते थे अगर हमारे पास प्रेशर जो होता वो कांस्टेंट रहता। हमने जब डेल्टा एनजीआरटी को डिराइव किया है, वहां पे प्रेशर कांस्टेंट करके पी से पी काटा है बेटा, तब डेल्टा एनजीआरटी आता है ना? ये डेल्टा एनजीआरटी तो डेल्टा वी की वैल्यू होती है ना? डेल्टा हमने पढ़ा था डेल्टा पी डेल्टा वी, तो डेल्टा वी इज डेल्टा एनजीआरटी बाय पी, तो पी से पी कैंसिल किया था। अगर प्रेशर कांस्टेंट ही ना हो तो क्या आप डेल्टा एनजीआरटी लगा सकते हो? क्या वो डेरिवेशन सही होगी? तो ये वो डेरिवेशन कब है? जब प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट एंड गैस के मोल लग रहे हो। बोलो क्लियर बेटा जी? समझ में आई? चलें आगे। टेम्परेचर भी given है। हाँ, तो टेम्परेचर गिवन है, टेम्परेचर देते रहे, हमारे को क्या फर्क पड़ता है? डू वी नीड टू यूज इट? है ना, हमारे को कोई जरूरत ही नहीं है, टेम्परेचर दिया हो हमारी बला से, हमारे फॉर्मूला में उसका कोई यूज नहीं है, हम नहीं करेंगे भाई। बोलो क्लियर? आगे चले जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, आपको बोला है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन heat evolved at constant pressure and constant volume in combustion of benzene, at 298 केल्विन्स। ठीक है जी। अब आपको कंबशन ऑफ बेंजीन जो है 298 केल्विन पे हमें दिया है, हमें हीट इवॉल्व ऑफ एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम का क्या देखना है? फर्क देखना है, डिफरेंस निकालना है। यानी क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि आप क्यूपी माइनस क्यूवी निकाल दो, ये क्वेश्चन है भाई, इनका डिफरेंस पूछा है। नाउ हाउ कैन यू डू दैट? नाउ अब आपको पता है कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी, क्योंकि दिस इज अ केमिकल इक्वेशन वर्किंग एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो नाउ यू कैन अप्लाई दिस। आपको अच्छे से पता है डेल्टा एच को क्या बोलते हैं? क्यूपी, डेल्टा यू को क्यूवी प्लस डेल्टा एनजीआरटी, तो इसको इधर ले जाते हैं, तो क्यूपी माइनस क्यूवी इज इक्वल टू डेल्टा एनजीआरटी। नाउ द फर्स्ट थिंग, अब हमें क्या निकालना है? डेल्टा एनजी निकालना है।
डेल्टा एनजी के लिए वी हैव टू टेक द इक्वेशन जो कि कंबशन ऑफ बेंजीन की इक्वेशन है। बेंजीन के इक्वेशन जो होती कंबशन की C6H6 विच इज लिक्विड प्लस दैट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक, 15/2। जब इसको बैलेंस करेंगे, मैं पहले आपको करके दिखा देता हूं कि कंबशन लिखते कैसे हैं। देखो बेटा, कंबशन ऐसे लिखते हैं कि बेंजीन प्लस ऑक्सीजन लिखा, और कोई भी हाइड्रोकार्बन, यानी इसमें सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन अगर उसको जलाएं तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनता है। तो यहां बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड इज गैस एंड वाटर इज लिक्विड एंड दिस इज गैस। नाउ यू हैव टू बैलेंस दिस इक्वेशन, ठीक है जी। हियर वी हैव कार्बन 6, सो हियर यू हैव टू पुट 6 कार्बन्स। कार्बन बैलेंस हो गया, कार्बन बैलेंस हो गया बेटा। उसके हाइड्रोजन, हियर वी नीड 6 हाइड्रोजन, हियर वी हैव 2, तो इसके आगे क्या लगाया 3, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। नौ बारी किसकी, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन यहां पे कितने हैं, 6 × 2 12, 12 और 3 15, तो यहां पे 15/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 15 रह जाएगा। समझ में आई? सो दिस इज इक्वेशन विद अस। अब हमें डेल्टा एनजी निकालना है। फटाफट से बोलो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं यहां पर? हाँ, प्रोडक्ट इट इज 6। हमें सिर्फ गैशियस देखने हैं, हमें सिर्फ क्या देखने हैं, गैशियस। हमें सॉलिड थोड़ी, लिक्विड या सॉलिड थोड़ी देखने हैं। डेल्टा एनजी क्या होता है, चेंज इन नंबर ऑफ गैशियस मोल्स। तो बेटा जी यहां पे 6 आ गया, और एनआर कितना आया, 15/2, दैट इज 7.5, इजंट इट? सो डेल्टा एनजी किसके बराबर, एनपी माइनस एनआर, कितना, 6 - 7.5, दैट इज -1.5। थर्मोडायनेमिक्स में सारी प्रॉब्लम कहां है, साइंस की। साइन गलत, आंसर गलत, इसी का ध्यान हमें देना है यहां पर। तो ये जो आया QP - QV, ठीक, इज इक्वल टू -1.5, आर की वैल्यू 8.314 एंड टेम्परेचर गिवन इज 298। सीधे ही आंसर किसमें आया, जूल में। कैन वी डू सच अ क्वेश्चन? आर यू श्योर? सो राइट वन क्वेश्चन एंड ट्राई टू डू दैट। ठीक, क्लियर? करोगे ना? चलो लिखो फिर, मेरे को पूरी उम्मीद है करोगे तुम लोग। Heat evolved in bomb calorimeter. Heat evolved in bomb calorimeter when 1 mole of benzene is combusted. When 1 mole of benzene is combusted at 500 degrees Celsius, at 500 degrees Celsius is minus 1600 kilojoule. Minus 1600 kilojoule. Find enthalpy change of the reaction. Minus 1600 kilojoule. Find enthalpy change of the reaction. हमने बॉम्ब कैलोरीमीटर में बेंजीन का 1 मोल जलाया, उससे हीट रिलीज हुई, कितनी हुई, कितनी हुई, उससे हीट रिलीज हुई -1600। आपको डेल्टा एच निकालना है। यस, क्विकली इक्वेशन आपको बनानी है, मैं क्यों बताऊंगा। यस, क्विकली। अरे क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर दे, क्या रहा है, गलत है।
यस यस क्विकली, जल्दी गलत करो। जितने भी बच्चे कर रहे हैं सब गलत कर रहे हैं, थोड़ा इधर ध्यान दें, आराम से समझ में आएगा। सी, हमारे पास सबसे पहला काम क्या था? कंबशन ऑफ बेंजीन। बॉम्ब कैलोरीमीटर में दिया है, तो बॉम्ब कैलोरीमीटर में क्या निकलता है? डेल्टा यू। तो डेल्टा यू हमारे पास 1600 किलो जूल है, ये श्योर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब हमारे को पूछा क्या है? हमें बोला डेल्टा एच निकालना है। ठीक, और बेंजीन को हमने 1 मोल को जलाया है एट 500 डिग्री सेल्सियस, एट 500 डिग्री नहीं, 500 केल्विन, डिग्री सेल्सियस है, कोई बात नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है। देखो बेटा, अगर मान लो बेंजीन है लिक्विड और इसको जलाया है आपने, ठीक है जी, जलाया कहां पे है? ऑक्सीजन के साथ जलाया है। जब ऑक्सीजन के साथ आप इसको जलाएंगे, ठीक, बैलेंस तो हमें पता ही था। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास बनेगी कितनी? 6। ठीक, क्वेश्चन में झूल झोल क्या था? क्वेश्चन में झोल था यहां पे वाटर जो है वो गैसियस होगा। वाटर क्यों गैसियस होगा? बेटा टेम्परेचर इज अबव देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर और नॉट? तो ये याद रखना हमेशा इसमें, ये कोई बताएगा नहीं भाई, ये सिर्फ मैं ही बताऊंगा तुम्हें, कि अगर कभी टेम्परेचर लेस देन 298 केल्विन होगा तो बेटा वाटर विल बी ट्रीटेड एज लिक्विड, और अगर टेम्परेचर मोर देन 298 केल्विन होगा देन इट विल बी ट्रीटेड एज वाटर एज गैस। हाँ, मुझे ये मत बोलना सर तो ये बेंजीन भी गैस बन गई होगी। अरे गधो, बेंजीन तो पहले हमने नॉर्मल टेम्परेचर पे जलानी शुरू की तो टेम्परेचर रेज होकर के कहां तक पहुंचा? 500 डिग्री तक आफ्टर द कंबशन। ठीक, 373 केल्विन, ओए ये क्या लिख रहा हूं, 100 डिग्री सेल्सियस लिखना चाहिए था मेरे को, यानी 373 केल्विन के अबव अगर टेम्परेचर होगा तो बेटा वाटर को क्या लेना? गैस। अगर उससे नीचे होगा तो वाटर को क्या लेना? लिक्विड। उससे आपकी सारी इक्वेशन चेंज हो जाएगी दोस्तों, उससे आपका सारा डेल्टा एन जी ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब डेल्टा एन जी कितना हो जाएगा हमारे पास? अब डेल्टा एन जी हो जाएगा, यहां पे आया 3 और 6 कितना है? 9। ठीक, 9 में से माइनस किया 15.2, 1.5 प्लस में आ गया, 1.5 प्लस में आ गया। मेरी बात समझे? अगर मान लो यहीं पर टेम्परेचर मैंने 298 दिया होता तो यही माइनस में आता, आंसर में बहुत फर्क पड़ जाता दोस्तों। तो ये बात बहुत ध्यान से समझनी है जो मैं आपको बता रहा हूं, कि टेम्परेचर अगर जब भी कोई भी कंबशन का होना और उसमें वाटर बन रहा हो, वाटर बनते ही ना याद आ जाना चाहिए, अश्विनी सर ने हमारे से गलती करवाई थी। ठीक, याद आना चाहिए कि टेम्परेचर देखना बहुत जरूरी है। ठीक, सीधे ही जज्बात में बह के करना नहीं है। ठीक, टेम्परेचर देखना, वाटर कभी भी बनेगा रिएक्शन में तो टेम्परेचर देखना बहुत जरूरी है। अगर टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होगा तो वाटर विल बी टेकन एज अ लिक्विड, और जब टेम्परेचर अगर बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर होगा तो वाटर विल बी टेकन एज अ गैस। उससे डेल्टा एनजी में फर्क पड़ जाएगा। बोलो, क्लियर हो गया? समझ में आता है? चलो डू वन मोर क्वेश्चन। ठीक, मैंने आपको बोला ऐसा दुनिया में कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो तुम्हारे को नहीं आता होगा अगर तुम मेहनत करते हो तो। क्वेश्चन लिखना बेटा। क्वेश्चन हमें कहता है अ 1.50 ग्राम सैंपल ऑफ ऑक्टेन, sample of octane, that is C8H18 octane is burnt in excess of oxygen in bomb calorimeter, in bomb
calorimeter. The temperature of calorimeter, the temperature of calorimeter rises from 298.05 Kelvin to 300.78 Kelvin if heat capacity of calorimeter is 8.93 kilojoule per Kelvin. Calculate the enthalpy change of reaction. Calculate the enthalpy change of reaction. आपने रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज निकालना है। देखो प्यारे बच्चों, हमें यहां पे ऑक्टेन को जलाने को दिया बॉम्ब कैलोरीमीटर में, तो हमें यह पता था कि ऑक्टेन जो है C8H18 ये लिक्विड है, ऑक्सीजन के साथ इसको जलाया, इसने बनाया कार्बन डाइऑक्साइड विच वॉज अ गैस एंड वाटर 2 वॉज द liquid over here क्योंकि टेम्परेचर इज लेस, ठीक, सो वाटर विल बी लिक्विड और नॉट। अभी बैलेंसिंग एक्ट, यहां पे 8 लगाएंगे और यहां पे 9 लगाएंगे। हाइड्रोजन बैलेंस्ड, नो ऑक्सीजन इज टू बी बैलेंस्ड। यहां पे हुआ 8 दूनी 16 और 9 25 तो यहां आया 25/2। ठीक है जी। अब हमें यह पता है ऐसे चीज में प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंजिंग है, तो आपको पता डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT लगना है। पर अपने को पहली बार डेल्टा U पता हो तब तो डेल्टा H निकालेंगे। तो पहला काम हमारे को यहां पे क्या निकालना, डेल्टा U। डेल्टा U कैसे निकालते हैं, Z डेल्टा T इंटू कैपिटल M बाय स्मॉल m। समझ में आया? Z इज हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर एंड दैट वाज गिवन 8.93 इंटू 10⁻3। मैंने इसको जूल में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक। डेल्टा T राइज और फॉल इन टेम्परेचर 300.78 माइनस 298.05। M इज मोलर मास ऑफ गैस। मोलर मास ऑक्टेन का कितना होता है, 114। सॉल्व कर सकते हो, है ना? क्या होगा, 12 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 18, तो 114 डिवाइडेड बाय क्या आया, 1.250 डिवाइडेड बाय 1.250। क्लियर जी? अब हमारे पास यहां से तो डेल्टा U निकल गया और वो जूल्स में निकल गया। अब हमारा काम था डेल्टा U आ गया, डेल्टा NG निकालना। R तो बचपन से जानते ही अपन लोग, है ना? R 8.314 होता है और T हमें दिया हुआ है टेम्परेचर। कौन से वाले लोग है, ऑब्वियसली यहां पे, यहां तो टेम्परेचर दिया होना चाहिए। कैलकुलेट द चेंज ऑफ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ये तो चेंज इन टेम्परेचर है ना बेटा, हमें किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बोला होगा। अगर नहीं गिवन होता है तो फाइनल टेम्परेचर लेके चलते हैं, नहीं गिवन होता है तो फाइनल टेम्परेचर लेके चलते हैं। पर यहां पे कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन एट से आपको बोल दिया 300 केल्विन। अगर टेम्परेचर दिया है तो हम इनटू वही टेम्परेचर लेंगे, नहीं दिया तो आप क्या लेंगे, फाइनल टेम्परेचर। नहीं दिया तो क्या लेंगे, फाइनल टेम्परेचर। और अगर दिया है तो उस टेम्परेचर पे हमसे पूछा है, चेंज किसी और पर्टिकुलर में निकाला है,
किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमसे पूछा है। समझ में आई बात? तो ये दो चीजें यहां पे ध्यान रखना कि टेम्परेचर गिवन है तो वो वाला टेम्परेचर पुट करोगे, नहीं गिवन है तो फाइनल टेम्परेचर पुट करोगे, इनिशियल नहीं। समझ में आई बेटे बात? अब ऐसे केस में हमारे पास क्या होगा, डेल्टा एन जी। तो डेल्टा एन जी कैसे निकालोगे? एनपी, डेल्टा एन जी किसके बराबर आएगा? एनपी माइनस एनआर। एनपी कितना है? 8 माइनस एनआर कितना है? 12.5, तो माइनस 4.5। ठीक है जी बेटा, लोग कभी भी माइनस प्लस साइन को ध्यान रखना, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स बहुत इजी है बट इसमें क्वेश्चन गलत कहां होते हैं? साइंस में। है तो बहुत सिंपल है पर साइन गलत हो गया, सब कुछ गलत हो गया। तो यहां ये आपको निकाल दिया हमने इस पर्टिकुलर इक्वेशन से, डेल्टा एन जी निकाल दिया, आर पता है, टी पता है, पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। बोलो कर सकते कि नहीं कर सकते अपन लोग? समझ में आता है भाई? कोई दिक्कत किसी को? प्रेशर कांस्टेंट नहीं है वो हम skip कर रहे हैं। बेटा हमारे पास इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है जी, उससे हम डेल्टा यू निकाल रहे हैं। फिर जब हमने डेल्टा एच निकालना है तो हम ये पता है हमारे को डेल्टा एच तभी निकलेगा जब कांस्टेंट प्रेशर होगा, तो इसलिए उसको ऐसे मान के चलते हैं। ठीक, बोलो क्लियर जी? समझ में आया ऐसा क्वेश्चन भी? हाँ जी, क्या टेम्परेचर कांस्टेंट दिया तो है यहां पर? दिया नहीं है? अरे तो जब हीट होगी, किस चीज को जलाएगा उससे हीट रिलीज नहीं होगी? तो पानी के टेम्परेचर का चेंज आया ना, ये जो पानी का टेम्परेचर है जिसमें हीट एब्जॉर्ब या इवॉल्व हुई, उसका टेम्परेचर चेंज ले रहे हो ना आप? ठीक है ना भाई? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस और छोटी छोटी गलतियां, ठीक, जो नहीं होने दूंगा, कुछ भी हो जाए। ठीक, राइट डाउन अ क्वेश्चन मोर। When 7.8 gram, when 7.8 gram of benzene is burnt, standard internal energy change, या ऐसे लिख लो, when 7.8 gram of benzene is burnt, delta U degree is minus 160 kilojoule. Minus 160 kilojoule. Find delta H degree. Find delta H degree of reaction. Of reaction. ठीक, देखो बेटा, अब इस केस में आपको सिर्फ बोला 7.8 ग्राम ऑफ बेंजीन को हमने जलाया, ठीक, तो उससे हमारे पास डेल्टा यू डिग्री इतना है, डेल्टा एच डिग्री हमें निकालना है। दो बातें। बात नंबर 1, बेटा डेल्टा एच हमेशा पर मोल निकलता है। क्या निकलता है? पर मोल निकलता है, ठीक, और यहां हम 7.8 ग्राम के लिए ले रहे। पहली बात तो हमारे को क्या करना होगा, डेल्टा एच निकाल के उसको पर मोल में कन्वर्ट करना होगा, एक बात ये रहती है। और दूसरी बात क्या रहती है हमारे पास कि यहां टेम्परेचर तो दिया ही नहीं। क्या टेम्परेचर गिवन है? अब इक्वेशन हमने बना दी, बोला C6H6 लिक्विड प्लस 15/2 ऑक्सीजन गैसियस, ठीक, गिविंग अस कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस 6 प्लस वाटर लिक्विड। पहली बात तो हमारे को टेम्परेचर नहीं दिया, टेम्परेचर नहीं दिया तो हाउ कैन वी डिसाइड वाटर इज अ लिक्विड और अ गैस? और दूसरी बात यह भी थी कि डेल्टा एच डिग्री इज इक्वल टू डेल्टा यू डिग्री प्लस डेल्टा एनजी आर टी। जब तक टेम्परेचर नहीं दिया, क्या हम इस क्वेश्चन को कर सकेंगे? बिल्कुल कर सकेंगे। देखो बेटा क्या है कि जब ये डिग्री लग जाती है
डिग्री का मतलब होता है स्टैंडर्ड स्टेट। डिग्री का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड स्टेट। ऐसे केस में टेम्परेचर अपने आप पता होता है कि 298 केल्विन होता है। ठीक, अगर डिग्री लग जाए तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर 298 केल्विन लिया जाता है। अब बहुत सारे बच्चों के चेहरे पे मेरे को क्वेश्चन मार्क नजर आ रहे हैं कि सर स्टैंडर्ड टेम्परेचर आप पढ़ाते रहे 273 केल्विन, यहां बोल रहे हैं 298 केल्विन। प्यारे बच्चों, वो एसटीपी कंडीशन थी। वो क्या थी? एसटीपी कंडीशन। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन वो गैस की कंडीशन होती है, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में जो स्टैंडर्ड कंडीशन हम मान के चलते हैं वो होता है रूम टेम्परेचर। समझ में आई? तो थर्मोडायनेमिक्स में स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या लगता है? 298 केल्विन। गैसेस के केस में अगर हम गैसियस रिएक्शन करते PV = nRT लगाते हैं, है ना, ऐसे केस में हम 273 लिया करते थे जब हमें एसटीपी कंडीशन लिखा हो। एसटीपी कंडीशन एंड स्टैंडर्ड कंडीशंस आर टू डिफरेंट कंडीशंस। एसटीपी इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जबकि स्टैंडर्ड कंडीशंस आर द कंडीशंस अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर। समझ में आई बेटा बात? तो यहां पे 298 केल्विन थर्मोडायनेमिक्स में चेंज होता है, और यही एम्बिग्यूटी की वजह से हमने एक नई फॉर्म SATP निकाली थी, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर प्रेशर, जिसमें हमने टेम्परेचर 298 ही रखना शुरू कर दिया था। और आपको बोला था 1 मोल की वॉल्यूम 24.8 लीटर लिया करेंगे, क्योंकि एम्बिग्यूटी है कि कहीं हम गैस में 273 ले लें और थर्मोडायनेमिक्स में 298 ले लें। हमारे पापे का राज है क्या? स्टैंडर्ड कंडीशन ही चेंज करी जा रहे हैं। पर था, ऐसा प्रॉब्लम था, इसलिए आज हमने उसको SATP में कन्वर्ट करके वो प्रॉब्लम दूर किया है। बट येट अभी के लिए तुम थर्मोडायनेमिक में अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर बोलोगे तो 298 केल्विन लोगे। तो यहां टेम्परेचर अगर डिग्री लग गई, कहीं पे भी डिग्री लग गई, तो टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं है, हमें पता है वो 298 है। क्लियर? अब डेल्टा एन जी, अब हमारे को ये पता है कि ये था -160, ठीक है जी, और ये आ गया हमारे पास प्लस डेल्टा एन जी आएगा -1.5, आएगा कि नहीं? ठीक, आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर 298 डिवाइडेड बाय 1000। क्यों डिवाइडेड बाय 1000? किलो जूल में हमने कन्वर्ट कर दिया। पर ये वैल्यू डेल्टा एच डिग्री की आई फॉर 7.8 ग्राम। हमें क्योंकि मोलर एंथैल्पी चेंज निकालना होता है तो पर मोल निकालना होता है। अभी तो हमने 7.8 ग्राम का भरा ना, ये हमें तो पर मोल निकालना होता है। अंटिल वी आर ओनली आस्क्ड फॉर दिस रिएक्शन, फॉर दिस चेंज कैलकुलेट। दिस चेंज के लिए तुम निकाल सकते हैं। हमें अगर ऐसे पूछा डेल्टा एच तो पूरे मोल के लिए निकालना। तो पूरे मोल के लिए कैसे निकलेगा? 7.8 ग्राम जो होगा उससे मान लो यहां से वैल्यू x आ गई तो वो x हो गया 1 ग्राम के लिए x बाय 7.8। 1 मोल यानी 78 ग्राम के लिए हमारे पास कितना होगा? x बाय 7.8 इंटू 78। दैट इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस। बोलो दिस क्वेश्चन इज क्लियर नाउ? प्यारे बच्चों, हर तरह का क्वेश्चन समझ में आया? yes. आपको क्या मैंने हर तरह की चीज लगवा के दिखाई यहां पर? फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग यू सी कि हमने ये वाला फॉर्मूला चेंज यूज किया हमने कि नहीं किया? पता चला ये कहां लगता है? जब प्रेशर और वॉल्यूम दोनों का क्या हो रहा होता है? चेंज। क्या हमने ये वाला फॉर्मूला लगा के बताया आपको? yes. जब सॉलिड टू सॉलिड चेंज था। क्या ये वाला फॉर्मूला यूज किया व्हेन वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट? क्या ये वाला फॉर्मूला यूज किया इसमें वाटर कब लिक्विड कब गैस लेते हैं? क्या वो क्लियर हो गया? अगर इसमें डिग्री लग जाए तो टेम्परेचर क्या लेते हैं? समझ में आ गया? ठीक। और ये वाला फॉर्मूला भी यूज किया QP/QV वाला, हाँ जी। और आगे इसके सारे न्यूमेरिकल्स मैंने आपको करके दिखाए तरह तरह के, ताकि आपको किसी भी तरह के न्यूमेरिकल में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए बेटा। उम्मीद करता हूं डेल्टा एच एंड डेल्टा यू का रिलेशनशिप आपको पानी की तरह क्लियर हो गया होगा और उसके क्वेश्चन आप कर लेंगे। जो आपका फ्यूल है वो पूरा सॉल्व कर डालेंगे। कर लोगे बच्चा जी? ओके, सो आगे चलते हैं बेटा। अब हम बात करेंगे थर्मोकेमिस्ट्री की। अभी तक हम पढ़ रहे थे थर्मोडायनेमिक्स, है ना। ये पार्ट भी थर्मोकेमिस्ट्री का ही था, पर अब हम थर्मोकेमिस्ट्री के और टर्म्स को पढ़ेंगे। थर्मोकेमिस्ट्री में सबसे पहली बात आती है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन।
रिएक्शन की एंथैल्पी क्या होती है। ठीक, देखो बेटा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें तो हम ये कहेंगे इट इज हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब या हीट चेंज। बेटा जहां मैं हीट चेंज लिख रहा हूं अब, क्योंकि अब हम एंथैल्पी को बोलते हैं हीट चेंज, तो इसलिए हीट चेंज का मतलब यहां एंथैल्पी चेंज है। समझ में आई बात बेटे? क्लियर? हीट चेंज व्हेन गिवन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, given moles of reactants are converted into products as given by a balanced thermodynamic equation। ठीक है जी। देखो बेटे, सबसे पहली बात है कि यहां पे कितना हीट चेंज हुआ जब गिवन मोल ऑफ रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। ठीक, एज गिवन बाय बैलेंस्ड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय थर्मोडायनेमिक इक्वेशन? बेटा थर्मोडायनेमिक इक्वेशन इज नथिंग। इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन में उसके स्टेट्स लिखना बहुत जरूरी होता है, बैलेंस्ड इक्वेशन होनी चाहिए। ठीक, और सबसे बड़ी बात उसके साथ उसका एंथैल्पी चेंज लिखा होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज थर्मोडायनेमिक इक्वेशन। यानी जैसे मान लो हमारे पास है मीथेन विच इज अ गैस प्लस ऑक्सीजन विच इज ऑल्सो अ गैस, गिविंग अस कार्बन डाइऑक्साइड which is a gas, water which is a liquid, and delta H of this reaction say -1630 किलो जूल है। तो ये आपके पास जो आ गया ये एक थर्मोडायनेमिक इक्वेशन है। इसमें आप देखो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर रिटन, along with them their states are written, along with them delta H yani enthalpy change is also written. So this is a thermochemical equation. Clear? अगर मान लो हम यहां पे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की बात करते, किसकी बात करते? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की, तो बेटा हम यहां पे लिख देते एट स्टैंडर्ड कंडीशंस, एट स्टैंडर्ड कंडीशंस। और स्टैंडर्ड कंडीशंस थर्मोडायनेमिक्स में हम लेके चलते प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर एंड टेम्परेचर 298 केल्विन। ऐसे केस में इस डेल्टा एच के ऊपर डिग्री लगा देते हैं, तो डेल्टा एच डिग्री मतलब स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। कई बुक्स इस डिग्री की जगह थीटा लगा देती हैं, कई फाई लगा देती हैं। फाई हो, थीटा हो, डिग्री हो, मतलब स्टैंडर्ड ही रिप्रेजेंट हो रहा है। ये समझ में आई मेरी बात? कोई दिक्कत इसमें? बट रिएक्शन तो तरह तरह के हैं, ये तो कोई एक रिएक्शन है। तो अलग अलग रिएक्शन के लिए हमने डिग्री, इसको एंथैल्पी को अलग अलग डिफाइन किया। तो आज जो हमारा काम रहेगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज करवा रहा हूं, थोड़ा इधर ध्यान दोगे समझ में आ जाएगा। ठीक, हम सबसे पहले करेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। नाउ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है? हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब, हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब, heat evolved or absorbed when 1 mole of a substance is formed from its elements in their elementary states। देखो बेटे, यहां जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसपे हमें ध्यान देना है,
हमने बोला एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड, ओके। सबसे पहली बात है व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। हम हीट ऑफ फॉर्मेशन सिर्फ किसके लिए निकालते हैं? 1 मोल के लिए, ठीक। दूसरी बात, बनना किससे चाहिए? फ्रॉम इट्स एलिमेंट से, कंपाउंड से नहीं बनना चाहिए, वो उसके जिस चीज से वो बन रहे उसी एलिमेंट्स को लेके चलना है, और वो एलिमेंट अपनी एलिमेंट्री स्टेट में भी होना जरूरी है। दीज 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अगर मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन दे दिया, ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, which of the following equation pertains to heat of formation of कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने बोला ऐसी कौन सी इक्वेशन है आगे जो मैं नीचे लिख रहा हूं जो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बताएगी। मैं कुछ इक्वेशंस लिख रहा हूं। पहली इक्वेशन, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड is giving us calcium oxide solid, कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस। ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन हमें दी है मीथेन गैसियस प्लस ऑक्सीजन गैसियस गिविंग अस कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस प्लस दैट ऑफ 2 वाटर विच इज लिक्विड। तीसरी इक्वेशन हमें दी है कार्बन मोनोऑक्साइड गैसियस प्लस हाफ ऑफ ऑक्सीजन गैसियस गिविंग अस कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस, ठीक। चौथी इक्वेशन हमें दी है कार्बन विच इज डायमंड प्लस दैट ऑफ ऑक्सीजन विच इज गैसियस गिविंग अस कार्बन डाइऑक्साइड विच इज गैसियस। पांचवी इक्वेशन हमें दी है 2 कार्बन विच इज ग्रेफाइट प्लस दैट ऑफ ऑक्सीजन 2 गिविंग अस 2 कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस। आपको बोला इन 5 इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन है जो हीट ऑफ फॉर्मेशन को डिफाइन करती है या जो हीट ऑफ फॉर्मेशन को परटेन करती है, ठीक। इनमें से कौन सी इक्वेशन है? ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम देखेंगे कि 1 मोल सब्सटेंस का बनना चाहिए। जिसमें 1 से ज्यादा बन रहा है वो वैसे ही काट देंगे, ठीक। यहां पे 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का बन रहा है, 1 मोल 1 मोल 1 मोल, पर यहां क्या बन रहे हैं? हमने वैसे ही काट दिया, ठीक है जी। हमने 1 मोल चाहिए। दूसरी बात, फिर 1 मोल बनाना है। अब हम बनाना किससे? उसके एलिमेंट से। कार्बन डाइऑक्साइड मस्ट बी फॉर्म फ्रॉम कार्बन एंड ऑक्सीजन, नॉट बाय एनी कंपाउंड। तो ये भी कट गया क्योंकि ये कंपाउंड से बना, कार्बन ऑक्सीजन से नहीं। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक। फिर तीसरी बात, अब हमने 1 मोल देख लिया, 1 मोल उसके एलिमेंट से बन रहा है, बट एलिमेंट मस्ट बी इन देयर एलिमेंटल स्टेट। एलिमेंटल स्टेट इज मोर स्टेबल। थर्मोडायनेमिक स्टेट जो होती है, जो एग्जिस्टिंग की स्टेट होती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ठीक, एलिमेंट्री स्टेट। बेटा कार्बन की एलिमेंट्री स्टेट होती है ग्रेफाइट। तो एक्चुअली यहां 1 मोल बन रहा है, कार्बन ऑक्सीजन से बन रहा है, बट कार्बन इज नॉट इन इट्स एलिमेंटल स्टेट। तो बेटा ये भी गलत है ना। मैंने जानबूझ के ऐसा दिया था, ठीक, ताकि आप कोई ना कोई गेस करते, ठीक। पर एक्चुअल इक्वेशन क्या होती? एक्चुअल इक्वेशन होती कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैसियस बनेगा। किससे बनेगा? कार्बन से और ऑक्सीजन से बनेगा। और कार्बन किस में होना चाहिए? ग्रेफाइट फॉर्म में होना चाहिए। ये उसकी एलिमेंटल फॉर्म है, डायमंड नहीं। सो दिस इज द इक्वेशन which pertains to the heat of formation of carbon dioxide। तो जब कभी भी हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछिए किसी की भी, हमने वो बनाना है, उसका 1 ही मोल बनाना है, उसके एलिमेंट से बनाना है।
और एलिमेंट उसके एलिमेंट्री स्टेट में होना चाहिए। जैसे मैं एक दो इक्वेशन और देता हूं, आपके क्वेश्चन पे आऊंगा। ठीक, आपको बोला राइट द इक्वेशन, राइट द इक्वेशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक, आपने एसिटिक एसिड बनाना है, इसकी फॉर्मेशन की इक्वेशन हमसे पूछी है। हमने लिखा एसिटिक एसिड CH3COOH, ये हमें बनाना है, लिक्विड फॉर्म में बनेगा। ठीक, अब किससे बनाना है? इसके एलिमेंट से। इसमें कौन कौन से एलिमेंट यूज हुए? कार्बन, हाइड्रोजन H2 की तरह एग्जिस्ट करता है, एंड ऑक्सीजन O2 की तरह। नाउ यू हैव टू बैलेंस दिस, इजंट इट? यहां पे कार्बन कितने चाहिए थे? 2, तो 2, और कार्बन होना कैसा चाहिए? ग्रेफाइट। डायमंड नहीं चलेगा, कोल नहीं चलेगा, कोक नहीं चलेगा, सिर्फ क्या चलेगा? ग्रेफाइट चलेगा। हाइड्रोजन यहां पे 3 और 1 4, तो इसके आगे 2 लगेगा। ठीक, ऑक्सीजन 2, तो 2। ये इक्वेशन बन गई किसके लिए? हाइड्रोजन गैसियस होना चाहिए, ऑक्सीजन गैसियस होना चाहिए। ये इक्वेशन हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या है? एसिटिक एसिड है। मान लो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया की इक्वेशन लिखनी है। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया की इक्वेशन लिखनी है। अमोनिया NH3 गैसियस किससे मिलके बना? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से। नाइट्रोजन कितना मोल चाहिए? नाइट्रोजन एग्जिस्ट करता है N2, अकेला N एग्जिस्ट करता नहीं, और साथ में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है H2, पर यहां नाइट्रोजन एक चाहिए। हम इधर नहीं बैलेंस करेंगे क्योंकि इसका एक ही मोल चाहिए मेरे को। हीट ऑफ फॉर्मेशन के लिए सब्सटेंस का क्या चाहिए? एक ही मोल चाहिए। मैं इधर बैलेंस करूंगा। ठीक, दैट इज गैसियस। और हाइड्रोजन कितने चाहिए? 3, तो 3/2 गैसियस। दिस इज द इक्वेशन फॉर हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। यानी प्रोडक्ट का एक ही मोल बनाना है, और किससे बनाना है? उसके एलिमेंट से बनाना है। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि जब हम कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डालें तो उससे एसिटिक एसिड बने। नहीं, नॉट एट ऑल, बनता ही नहीं। उससे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर बनता है। ठीक, बट अगर इक्वेशन लिखनी है हीट ऑफ फॉर्मेशन की तो वो यही रहेगी कि हीट ऑफ फॉर्मेशन की इक्वेशन क्या होती है? 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बनाना है, उसके एलिमेंट से बनाना है। एलिमेंट उसकी एलिमेंट्री स्टेट में होने चाहिए। जैसे कार्बन की एलिमेंट्री स्टेट ग्रेफाइट, सल्फर की एलिमेंट्री स्टेट होती है रोम्बिक सल्फर, फॉस्फोरस की एलिमेंट्री स्टेट होती है व्हाइट फॉस्फोरस। ठीक, ये सब चीजें धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएंगी इन योर टेन्योर ऑफ दिस 2 years कि कौन कौन सी स्टैंडर्ड स्टेट्स है किस किस की। यहां कार्बन ग्रेफाइट ध्यान में रख लो, सल्फर रोम्बिक ध्यान में रख लो, फॉस्फोरस व्हाइट ध्यान में रख लो। ठीक है, बाकी ब्रोमीन लिक्विड की तरह होती है, आयोडीन गैस की तरह, आयोडीन सॉलिड की तरह होती है, एटसेट्रा। बोलो क्लियर? हाँ जी, अब बताओ भाई। कौन से वाला भाई? हाँ, मैंने बोला एलिमेंट से बनने से। क्या ये एलिमेंट है? अभी तक तो क्लियर हो जाना चाहिए था यार कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स एंड एलिमेंट्स मस्ट बी इन देयर एलिमेंट्री स्टेट। अगली बात सुनना मेरे ध्यान से। ठीक, अगली बात है स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन of elements and elementary gases is always taken as 0। एलिमेंट्स की हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है? 0। एलिमेंट क्या हमने बनाने हैं यार? क्या हमें जिंक बनाना तो Z और N को जोड़ देंगे अपन? हम बना सकेंगे जिंक क्या?
नहीं बना पाएंगे ना, वो तो एलिमेंट एज इट इज एग्जिस्ट कर रहा है। तो जो एज इट इज एग्जिस्ट कर रहा है उसको हम लेबोरेटरी में नहीं बनाते भाई, ठीक है। आप बोलो सर हम जिंक अरे यार किसी कंपाउंड से निकालेंगे तो हीट ऑफ फॉर्मेशन थोड़ी होगी इसकी। हीट ऑफ फॉर्मेशन सिर्फ कंपाउंड्स की आती है, एलिमेंट्स की नहीं आती है। तो अगर कल को मैं बोलूं स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जिंक सॉलिड, क्या बोलोगे? 0। कल को बोलता हूं स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयरन सॉलिड, क्या बोलोगे? 0। कल को बोलता स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम सॉलिड, क्या बोलोगे? 0। कल को बोलता हूं हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मरकरी सॉलिड, क्या बोलोगे? नॉट 0, क्योंकि मरकरी डज नॉट एग्जिस्ट एज सॉलिड, है ना। मरकरी के केस में स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मरकरी लिक्विड मस्ट बी टेकन एज 0। आर यू क्लियर? आपको कहूं स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टेक्नीशियम सॉलिड इज नॉट 0। क्यों? अब ध्यान से सुनना बेटा, ये भी पॉइंट कोई बताएगा ही नहीं। ये वो पॉइंट्स है जो कोई बताता नहीं है बेटा, ठीक। यहां तक तो सारे बताते। याद रखना हमारे पीरियोडिक टेबल में आज की डेट में हम 126 एलिमेंट जानते हैं, लेकिन पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, 92 के बाद ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट आते हैं, और ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स आर मैन मेड। वो मैन मेड तो उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन निकलेगी। समझ में आई बात? तो आप बोलोगे हीट ऑफ फॉर्मेशन इन स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट? Z greater than 92 is not equal to 0 because they are man-made. और before 92 ये कभी किससे पूछ के देख लेना दोस्त। Before 92 there are 2 elements, one is promethium, another is technetium। इनकी भी हीट ऑफ फॉर्मेशन जो होती है वो 0 नहीं होगी, क्योंकि ये भी मैन मेड होते हैं। 92 के बाद तो मैन मेड है ही है। 92 के पहले 2 हैं, कौन से? टेक्नीशियम और साथ में प्रोमीथियम। ये वाला पॉइंट हर आदमी के डिक्शनरी में नजर रखना है, ठीक। यहां तक तो भले ही कोई बता देगा। क्लियर? अगली बात, अगर मैं कल को पूछता हूं हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैसियस, एलिमेंट्री गैस है। एलिमेंट्री मतलब सेम एलिमेंट से मिलकर बनी हुई। एलिमेंट्री 2 अलग अलग एलिमेंट से नहीं, सेम एलिमेंट से मिलकर बनी हुई। इट एग्जिस्ट लाइक दिस, इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन इज 0। अगर मैं बोलूं हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन गैसियस, क्या बोलोगे? अगर मैं बोलूं हीट ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन गैसियस, क्या बोलोगे? अगर मैं बोलूं हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन गैसियस, क्या बोलोगे? 0। अगर मैं बोलता हूं हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमीन गैसियस, बोलो क्या बोलोगे? नॉट इक्वल टू 0। वाई? क्योंकि ब्रोमीन एग्जिस्ट एज लिक्विड। सो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमीन लिक्विड मस्ट बी टेकन एज 0। सिमिलरली हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयोडीन सॉलिड मस्ट बी टेकन एज 0। आयोडीन एग्जिस्ट एज सॉलिड। सो किसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 लेते, किसकी 0 नहीं लेते? कौन सी इक्वेशन होती हीट ऑफ फॉर्मेशन की, बोलो समझ में आया? अब अगली बात, रिलेशनशिप निकालते हैं डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन एंड डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन का, ठीक। रिलेशन ऑफ डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन एंड डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन। बेटे अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा एच निकालना है, किसी भी रिएक्शन का डेल्टा एच निकालना है, चाहे स्टैंडर्ड में नॉन स्टैंडर्ड में, इट इज समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है जी। यानी आप प्रोडक्ट्स की सभी की हीट ऑफ फॉर्मेशन का सम करेंगे
और उसमें से रिएक्टेंट की हीट ऑफ फॉर्मेशन के सम को माइनस कर देंगे। जैसे एक सिंपल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आपको ये कह दिया जाए कि फाइंड द हीट ऑफ कंबशन of benzene when its formation yields 1600 kilojoule and heat of formation of carbon dioxide is minus 393.5 kilojoule and heat of formation of water is minus 287 kilojoule per mole। ठीक है जी। अब हमारे पास क्या है कि फाइंड द हीट ऑफ कंबशन, आपको पूछा है कि हीट ऑफ कंबशन निकालो बेंजीन की, ठीक, जबकि फॉर्मेशन उसकी दी हुई है, फॉर्मेशन की हीट उसकी दे रखी है, ठीक, और कार्बन डाइऑक्साइड और इसकी भी दे रखी है। अब कौन सा रिएक्शन है जिसको हमें निकालना है? हमें कंबशन ऑफ बेंजीन निकालनी है। तो बेंजीन की कंबशन होगी C6H6 विच इज लिक्विड, 15/2 ऑक्सीजन which is gaseous, giving us 6 carbon dioxide which is gaseous plus 3 water which is gaseous। इसका मेरे को डेल्टा which is liquid rather, इसका डेल्टा H मेरे को निकालना है। ठीक है, इसका डेल्टा H मेरे को निकालना है। अब प्यारे प्यारे से बच्चों, बात सिंपल है, इसका हीट ऑफ रिएक्शन अगर निकालेंगे, पहले आएगा प्रोडक्ट्स के जितने भी चीजें हैं उनकी हीट ऑफ फॉर्मेशन को ऐड करना है। कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल बने? 6, और हीट ऑफ फॉर्मेशन कितने मोल के लिए होती है? 1। तो पहले आ गया 6 इंटू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर के कितने मोल बने? तो 3 इंटू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ठीक, लिक्विड। क्लियर? प्रोडक्ट्स हो गए पूरे। अब बारी किसकी आई? रिएक्टेंट्स की। रिएक्टेंट्स में हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C6H6 लिक्विड प्लस 15/2 हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है जी। अब हमने पहले क्या लिखे? प्रोडक्ट्स, और बाद में क्या लिखे? रिएक्टेंट। और हीट ऑफ फॉर्मेशन को जितने मोल चाहिए उतने से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हीट ऑफ फॉर्मेशन 1 मोल के लिए होती है और यहां 1 से ज्यादा मोल बन रहे हैं। सो इस रिएक्शन का डेल्टा H कैसा आ गया? इसका मतलब 6 इंटू माइनस 393.5 प्लस 3 इंटू माइनस 287 माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन कितनी दे रखी है? 1600 बेटा यील्ड्स का मतलब है रिलीज होना। हमने यहां साइन जानबूझ के नहीं लगाया, क्योंकि यील्ड का मतलब ही क्या है? रिलीज होना। तो लड्डू बच्चे इसको प्लस लिख देंगे। तुम समझदार है कि यील्ड मतलब देना, तो यहां साइन क्या आएगा? माइनस 1600, जो मैंने यहां नहीं लिखा था। ये गलती भी बच्चों से करवाई जाती है। माइनस दिया तब तो सारे ही कर लेते हैं, बट अगर माइनस नहीं दिया और आगे लिखा यील्ड का मतलब क्या है? देना। तो रिलीज होगा तो अपने आप क्या लेंगे? माइनस, ठीक, माइनस प्लस 15/2 हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन कितनी होती है? 0। एलिमेंट है ना भाई, एलिमेंट है तो उसकी क्या कर दोगे? 0। लो जी, सॉल्व करके डेल्टा H निकाल दो। बोलो समझ में आया ऐसा क्वेश्चन कैसे करना होता है? Yes, sir. तो हमें हीट ऑफ रिएक्शन जब निकालनी है तो समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक। जहां पे एलिमेंट्स कहीं पे आ जाएं या एलिमेंट्री गैसेस आ जाएं तो उनका 0 ले लेने का, और बाकी हमें दिया होगा। ऐसा हो सकता हमें हीट ऑफ कंबशन दे दी गई होती
यानी ये दे दिया गया होता और हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछी होती, क्या हम निकाल सकते थे इससे? हीट ऑफ कंबशन हमें दी होती, इसकी वैल्यू दी होती, वहां पुट करते, ये दी है, ये दी है, ये निकालनी है, बोलो निकाल सकोगे? तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स इस पे बनेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन पे। तो पहली मेरे को बताओ, क्या हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है, ये समझ में आया? Heat evolved or absorbed when 1 mole of substance is formed from its element in their elementary state। ये पहली बात थी। दूसरी बात क्या थी कि हीट ऑफ फॉर्मेशन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं? हमें 1 मोल सब्सटेंस का बनाना है, उसके एलिमेंट से बनाना है, ठीक, और एलिमेंट एलिमेंट्री फॉर्म में होने चाहिए। याद रखना, कभी भी इधर मल्टीप्लाई नहीं करना हीट ऑफ फॉर्मेशन के लिए, इसका क्या रहेगा? 1 ही मोल रहेगा, उसके हिसाब से इधर बैलेंस करने का। समझ में आई? नहीं तो बच्चे क्या करते, N2+3H2 गिविंग अस 2NH3, चलो जी काम खत्म। 2 मोल हो गए तो वैसे 0 हो गया कार्यक्रम, 1 मोल के लिए चाहिए। समझ में आई मेरी बात? अगली बात, हमारे को डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन 0 किन किन की होती है? एलिमेंट्स की, एलिमेंट्री गैसेस की, इन देयर एलिमेंटरी स्टेट्स। समझ में आई? सल्फर रोम्बिक की तो 0 होगी, लेकिन सल्फर मोनोक्लिनिक की 0 नहीं होगी। कार्बन ग्रेफाइट की तो 0 होगी, लेकिन कार्बन डायमंड की हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 नहीं होगी, ठीक। फॉस्फोरस व्हाइट की तो 0 होगी, लेकिन फॉस्फोरस रेड की 0 नहीं होगी। आयोडीन सॉलिड की 0 होगी, लेकिन लिक्विड गैस की 0 नहीं होगी। मरकरी लिक्विड की 0 होगी, सॉलिड की 0 नहीं होगी। और ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट स्पेशलिटी, जिसका Z इज ग्रेटर देन 92, दे ऑल आर मैन मेड, उनकी हीट ऑफ फॉर्मेशन कभी भी 0 हो ही नहीं सकती है। समझ में आई बेटा बात? और 92 से पहले सिर्फ 2, प्रोमीथियम एंड टेक्नीशियम, हैविंग हीट ऑफ फॉर्मेशन 0। आज इतना ही करवा पाया, थोड़ा लेट हो गया था, सर से बात कर रहा था, ठीक। हाँ जी, नॉट 0, ठीक, नॉट 0, डेफिनेटली नॉट 0, ठीक। हाँ जी, एलिमेंट्री स्टेट बिटिया अभी समझ में आएगी नहीं, धीरे धीरे आएगी, पर वैसे लिख सकती हो। सल्फर रोम्बिक, फॉस्फोरस व्हाइट, कार्बन ग्रेफाइट। ओके बच्चों, समझ में आ गया सभी को? ऑनलाइन वाले बच्चों, चलो थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।